Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video, we are going to study about schedules of Indian Constitution. In last class, we did some important constitutional amendment act, जो कि मैंने आपको बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अब आपको समझ में आएगा कि मैंने पहले अमेंडमेंट्स क्यों करवाया और शेड्यूल्स हम लोग क्यों बाद में कर रहे हैं. तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आता है. आपको पता होगा कि एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स, राइट. तो ये जो 12 शेड्यूल्स है आपको आंख बंद करके रट्टा होना चाहिए बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर. एक बार फिर से मैं बैकग्राउंड बता दूं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था दैट इज 26 जैन 1950, दैट टाइम कितने आर्टिकल्स पार्ट एंड शेड्यूल्स थे आप लोग बताइएगा. 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. आज हम लोग जो शेड्यूल्स पढ़ रहे हैं वो 12 शेड्यूल्स पढ़ेंगे क्योंकि 4 शेड्यूल्स इंक्रीज हुआ है. अब वो कैसे इंक्रीज हुआ? थ्रू अमेंडमेंट. इनफैक्ट जो आर्टिकल्स है वो भी अमेंडमेंट के बाद ही इंक्रीज हुआ है. और ये जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया है. तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाके देखिएगा ताकि आपको बेटर समझ में आए. ओके, तो देखिएगा यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन हैड ओनली 8 शेड्यूल. ठीक है, जो कि अब हो गया है 12th. तो हम लोग को 12 जितने भी है कमी है तो हम लोग को उसको याद करना है. तो हम लोग देखते हैं. सबसे पहला शेड्यूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल. तो देखिएगा फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है. फर्स्ट शेड्यूल में आपका दे रखा है 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज विथ टेरिटोरियल डिमार्केशन. अब ये बोल क्या रहा? इसमें यही बोला जा रहा है कि जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में, अभी कितने 28 स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी भी 8 है, तो उसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा. ये पुराना एडिशन का बुक है इसलिए इसमें 7 दे रखा है. राइट नाउ 28 स्टेट्स आर देयर एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर. तो इनके जो नेम्स हैं एंड इनका जो बाउंड्री है, एरिया है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है. कल के डेट में अगर मान लीजिए महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र को अगर एरिया डिवाइड करके एक नया स्टेट बनाना हो तो उसके लिए शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा. एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो शेड्यूल्स में अमेंडमेंट हम लोग लाते हैं दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आपको याद होगा कि जब मैंने कल आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ाया था तब 3 टाइप के ऑफ अमेंडमेंट्स की बात की थी मैंने. एक बार मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ. 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट की बात की थी जिसमें पहला वाला सिंपल मेजॉरिटी था, याद है. तो ये जो सिंपल मेजॉरिटी यूज़ करके जो हम लोग चेंजेस लाते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं, वो शेड्यूल्स के लिए जनरली होता है. और जो हम लोग देखे थे स्पेशल मेजॉरिटी, वो वाला किस केस में आता है? वो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है. तो जब हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कर रहे थे तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें. एग्जाम्पल्स मतलब कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होते हैं. लाइक मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, अगर कोई बाउंड्री क्रिएट हो रहा है, अल्ट्रेशन ऑफ एनी एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होगा एंड वो शेड्यूल 1 के तहत होता है. ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये सिंपल अमेंडमेंट है. उसके अलावा मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी कि अगर अबॉलिश करना है या क्रिएट करना है किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए. अगर मैं डिस्कस करूं कुछ और भी पॉइंट्स, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंपल मेजॉरिटी से और कौन कौन से बिल पास हो सकते हैं. सेकेंड शेड्यूल जो मैंने बोला था कि आप लोग को मैं बाद में पढ़ाऊंगी, सेकेंड शेड्यूल याद रखिएगा. फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल, ये जितने कुछ भी है जो आज हम लोग देखेंगे, ये सब के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए और ये सिंपल अमेंडमेंट है. ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है कि जो अमेंडमेंट्स होता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू वो शेड्यूल्स में हम लोग जनरली देखते हैं एंड बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू होता है वो जनरली फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कंसर्न होता है. तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे. चलिए, तो देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल की हम लोग बात कर रहे थे, लाइक आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, वहाँ से तेलंगाना निकल के आया, तो देखो बाउंड्री डिवाइड हुआ, एक नया नाम आया, तो इसके लिए क्या हुआ होगा? फर्स्ट शेड्यूल यूज़ में आया होगा.
इसके लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हुआ होगा। तो आगे भी कोई न्यू स्टेट ऐसे फॉर्म होता है तो उसके लिए फर्स्ट शेड्यूल काम में आएगा। ओके, सेकंड शेड्यूल देखते हैं। सेकंड शेड्यूल में क्या दे रखा है? सेकंड शेड्यूल में सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग के बारे में दे रखा है। अब देखिएगा, इसमें आपको सिंपल याद रखना है, सेकेंड शेड्यूल इज रिलेटेड टू सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट से रिलेटेड है। अब किन किन लोग को इसके अंडर कवर किया गया है, ये 5 पार्ट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस में कोई ऐसा पोस्ट होगा जो इसमें कवर नहीं होता है और आपको ऑड वन आउट करना पड़ेगा। अब 5 में कौन कौन है यहाँ पे, तो देखिएगा, ए में कवर हो जाएंगे आपके प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बी ओमिटेड है तो ये आपको याद नहीं करना, सी में याद रखिएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ से, लोकसभा से, और राज्यसभा में कौन होता है आपका, चेयरमैन होता है एंड वाइस चेयरमैन। तो सिंपल है, लोकसभा एंड राज्यसभा का कौन, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, इधर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। ठीक है, फिर पार्ट डी याद रखिएगा। पार्ट डी में क्या होता है कि जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उन दोनों को ही कवर किया जा रहा है यहाँ पे। देन पार्ट ई में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से 5 पार्ट है, जिसमें से जो पार्ट बी है दैट इज ओमिटेड। तो इस तरीके से आपको 4 ही याद रखना है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता अटर्नी जनरल तो आपको समझ में आना चाहिए कि अटर्नी जनरल की सैलरी की बात इसमें कवर नहीं की गई है। तो सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन आते हैं उसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। थर्ड शेड्यूल में क्या दे रखा है, इसमें है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर एंड जजेस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोई मिनिस्टर बनता है, इवन जब हमारे जब प्रेसिडेंट अपना पोस्ट ग्रहण करते हैं, दैट टाइम उनको ओथ लेना पड़ता है। तो इस शेड्यूल में ओथ की बात हो रही है कि ओथ में क्या क्या लिखा होता है एंड उसका प्रोसीजर क्या है, ओथ लेने का जो तरीका है उसमें क्या लिखा होगा, वो जो भी चीज़ें हैं, अगर कल के डेट में अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट लाना पड़ता है वो शेड्यूल 3 में कवर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोर्थ शेड्यूल में क्या है, तो देखिएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। यहाँ पे बात हो रहा है कि जैसे राज्यसभा हुआ है ना, तो हर स्टेट से मेंबर चुन के आते हैं, तो वो जो सीट्स रहेगा कि किस स्टेट से कितने मेंबर आएंगे, वो चीज़ फोर्थ शेड्यूल में कवर होता है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊँ आपको, तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा लोग राज्यसभा में किस स्टेट से आते हैं, यूपी से। यूपी की कितनी सीट है, 31 सीट्स है यूपी की इन राज्यसभा। बिहार का भी मैं बताऊं 16 सीट है। इसके अलावे अगर हम लोग देखें मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, ठीक है, इन सब का एक एक सीट है राज्यसभा में। तो ये जो सीट डिसाइड हुआ है, कल के डेट में जैसे यूपी का डिवीज़न हो जाए तो क्या ये 31 सीट्स रहेगा, नहीं, फिर तो ये भी यहाँ पे भी चेंज लाना होगा। आंध्र प्रदेश में सपोज पहले 25 सीट था नहीं, ये वाला डाटा सही नहीं है, यहाँ पे जो मैंने बताया ये सही है, मैं एक अजम्पशन मान रही हूँ। ठीक है, सपोज आंध्र प्रदेश में पहले 2014 की पहले की बात करूँ जब तेलंगाना नहीं बना था, 25 सीट्स था। ठीक है, अब तेलंगाना फॉर्म हुआ तो ये सीट्स भी तो डिवाइड होगा, हो सकता है कि 25 का रेशियो हो या कुछ भी हो सकता है। तो ये जो चेंजेस लाया जाता है, सीट्स कितने एलोकेटेड हैं, वो चीज़ फोर्थ शेड्यूल में गिवन है। तो कल के डेट में अगर कुछ भी अमेंडमेंट लाना है इन सीट्स ऑफ राज्यसभा की किस स्टेट से कितना सीट होना चाहिए, तो वो फोर्थ शेड्यूल के थ्रू होगा। और आपको मैं बात बता दूं, आप यहाँ से रिलेट कीजिए, जो पार्ट 1 था, मैंने क्या बोला कि कोई न्यू स्टेट बनता है तो फर्स्ट शेड्यूल का अमेंडमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये फोर्थ शेड्यूल से भी कनेक्टेड है, क्योंकि अगर कोई न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे भी राज्यसभा का जो सीट है उसमें भी चेंजेस आएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल थोड़ा कनेक्टेड है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
स्टेटमेंट वाले फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 5th शेड्यूल, जिसमें कि क्या दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल एरियाज है अपने इंडिया में, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात की गई है कि अगर वहाँ पे कुछ भी चेंजेस लाना है, कोई भी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया घोषित करना है, तो क्या होगा, जो 5th शेड्यूल है उसमें अमेंडमेंट लाके सिंपल मेजोरिटी से वो हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब दे रखा है, ये ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट, जिसका नाम मैं बताऊँ आपको, असम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। ओके, इन 4 स्टेट को छोड़ के जो बाकी के स्टेट है वहाँ के शेड्यूल एरियाज को कवर करता है। जबकि अब मैंने आपको ये चीज़ क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि इन स्टेट को जो कवर करेगा वो 6th शेड्यूल में आपका आ जाता है। जो 6th शेड्यूल है उसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं आएंगे, यहाँ पे ओनली 4 स्टेट्स आते हैं, जो कि आपका होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम। अच्छा, मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हूँ कि मेघालय, मिज़ोरम या मणिपुर था, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, या तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में एक बार चेक करके बता दूंगी, ठीक है। ऐसे तो 4 स्टेट है, ये 2 स्टेट में मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, मेघालय, मिज़ोरम एंड मणिपुर में, तो ये मैं एक बार कमेंट में बता दूंगी, आप लोग भी देखिएगा। तो वैसे ईजी है, इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ATM सबको यूज़ करता है, एक और M लगा दीजिए, ATMM, तो ये ईजी है, ठीक है। तो 6th शेड्यूल से ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 7th शेड्यूल में। अब 7th शेड्यूल में क्या गिवन है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो, स्टेट अपने जगह, सेंटर अपने जगह, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेंटर भी सोचता है कि वो रूल बनाए, तो स्टेट सोचता है कि वो रूल बनाए। अब ऐसे में हसल हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए, इसलिए क्या किया गया है कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ताकि सेंटर और स्टेट का रिलेशन स्मूथ चले, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो मैं आपको एक दिखाती हूँ पिक्चर, ये देखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का होता है, ठीक है। एंड यूनियन अलोन कैन मेक लॉ रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है जो स्टेट इम्पोर्टेंस का होता है या तो लोकल इम्पोर्टेंस का होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट है दैट इज़ एम्पावर्ड, या तो वो अलोन एक लॉ बना सकते हैं, कानून बनाने का अधिकार स्टेट को होता है उन सारे सब्जेक्ट्स में। अब देखो कंकरेंट लिस्ट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स है जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो, लाइक स्टेट भी उसमें इंटरेस्टेड है एंड जो सेंटर है वो भी इंटरेस्टेड है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, यूनियन है, और जो लेजिस्लेचर है, वो दोनों ही मिलके लॉस बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे आप कुछ सब्जेक्ट्स देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ पहला वाला डिफेंस, देखो तो डिफेंस तो नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, राइट, तो वो चीज़ आपका यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, पंचायती राज, देखो तो वो क्या स्टेट का टॉपिक है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। कंकरेंट लिस्ट में देखो एजुकेशन, फॉरेस्ट, तो ये क्या है, यहाँ पे स्टेट एज वेल एज जो यूनियन है दोनों इक्वली उसमें इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से एक बार आप ये लिस्ट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलो एक बात मैं और आपको बताऊं कि यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स गिवन है, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स गिवन है एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स गिवन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ताकि जो सेंटर और स्टेट है उनके बीच में स्मूथ रिलेशन चले। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट का क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको ध्यान रखना है कि 61 है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, लाइक आपको एजुकेशन दिया रहेगा और आपको बताना होगा ये किस लिस्ट के अंदर आता है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं करना कि एजुकेशन नेशनल लिस्ट यूनियन लिस्ट में आएगा क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, नहीं। जो एजुकेशन है दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेट एज वेल एज सेंटर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा शेड्यूल 7 में। तो अगर कुछ चेंजेस लाना है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक हमें कंकरेंट में भेजना है सपोज, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट लाना होगा 7th शेड्यूल में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में देखिएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे 22 लैंग्वेज के बारे में बात किया जा रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये जो 22 लैंग्वेज है इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटेस्ट 4 लैंग्वेज ऐड किया गया है तब जाके 22 हुआ है, ठीक है। तो वो लेटेस्ट 4 लैंग्वेज कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना होगा बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये जो 4 लैंग्वेज है इनको ऐड किया गया था 2003 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये 4 लैंग्वेज ऐड हुए थे, तो 92, ठीक है, 92nd अमेंडमेंट के थ्रू ये 4 लैंग्वेज ऐड हुआ था। कल के डेट में अगर हम लोग को फिर से कोई लैंग्वेज ऐड करना है तो कौन से शेड्यूल में हम लोग अमेंडमेंट ला के ऐड कर सकते हैं, 8th शेड्यूल, ओके, याद रखिएगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं 9th शेड्यूल पे। तो देखो 9th शेड्यूल में क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 8th शेड्यूल तक हम लोगों ने कवर कर लिया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस समय 8th शेड्यूल था। अब जो 9th है वो सबसे पहला अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ये चीज़ मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर रहे थे। तो जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था जो कि 1951 में आया था, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे लॉज की बात हो रही है जिसको स्क्रूटनी प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो उन्हीं लॉज के बारे में बोला जाता है कि वो कैसे वैलिड है एंड उनका रेगुलेशन क्या रहेगा। तो सिंपली बस आपको इतना याद रखना है। अगर हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल देखें जो कि है 10th नंबर, तो अगेन ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आया है, 52nd, कब आया है, 1985 में आया था, ठीक है। एंड इसमें क्या बता रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। अब ये डिफेक्शन का मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं उसको बताती हूँ। पहले तो देखिए यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था, 1985। अब इसमें है क्या, डिफेक्शन को जो टर्म है उसको समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा। देखिए कई बार हम लोग ने न्यूज़ में सुना है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो पार्टी के मेंबर्स हैं लाइक MLA या तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ लीजिए MP, ये लोग क्या करते हैं, अपना पार्टी चेंज करने का कोशिश करते हैं आफ्टर इलेक्शन। तो जब कोई मेंबर अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है फॉर हिज पर्सनल मोटिव, तो उस चीज़ को डिफेक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ऐसे करने पे क्या होता है, पार्टी जो है इनस्टेबल हो जाता है। सो टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन इस लॉ को लाया गया था जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। लाइक आप समझ लो BJP, कांग्रेस एंड कोई एक पार्टी और ले लो आप, ठीक है। अब देखो सपोज BJP में 200 मेंबर्स हैं, ठीक है, 200 कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट मिला है। कांग्रेस में अगेन 150 हैं एंड ये जो लोकल है इसमें 100 है, ऐसा मान लो। अब क्या होता है कि आप सपोज़ मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ, मुझे टिकट मिला है BJP का, ठीक है, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गई, बट क्या हो रहा है, जीतने के बाद जब मैं BJP में गई तो मेरे को वहाँ पे जम नहीं रहा, लाइक वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चली जाऊँ।
तो मैं जैसा सोच रही हूँ, हो सकता है मेरे जैसे 20-30 लोग और सोचें। अब वो 20-30 लोग आ जाते हैं कांग्रेस में, तो अब देखो यहाँ से तो 20-30 लोग घट गए और यहाँ से 20-30 बढ़ गए। अब क्या हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इक्वल मेंबर्स हो जा रहे हैं, इक्वल कैंडिडेट्स हो जा रहे हैं। अब ये कौन सा सिचुएशन आ गया, ये सिचुएशन आ गया इनस्टेबिलिटी का। तो ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। इसमें यही है कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन के पहले जिस पार्टी से लड़ना चाहता है लड़ सकता है, जिस पार्टी में स्विच करना चाहता है कर सकता है, मगर एक बार जब इलेक्शन हो गया तब आप पार्टी स्विच नहीं कर सकते हैं। एक ही केस है, एक्सेप्शन है, जहाँ पे किया जा सकता है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो लेजिस्लेचर है ना, दे कैन चेंज देयर पार्टी विदाउट रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। और ये कब हो सकता है, तो ये उसी केस में हो सकता है कि जब पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करना चाहे। और मर्ज वाली सिचुएशन तभी हो सकती है, जैसे कि मैं बीजेपी से हूँ, मुझे कांग्रेस में मर्ज करना है, तो मेरे पार्टी में 2/3 मेंबर्स, 2/3 लेजिस्लेचर इन फेवर में हो मर्जर के। अगर 2/3 कैंडिडेट लेजिस्लेचर्स फेवर में होंगे मर्जर के, तो फिर हम लोग जितने लोग जाना चाहते हैं वो जाके मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस केस में हम लोग दूसरे पार्टी में जा सकते हैं आफ्टर इलेक्शन, तो वो मर्जर वाला केस आता है 2/3, जिसमें एग्री होने चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं है कि इलेक्शन के बाद कोई वॉलेंटरीली गिव अप कर दे और दूसरे पार्टी में चल जाए, इसको डिफेक्शन बोलते हैं। और ये गलत है, ठीक है, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं 11 शेड्यूल। 11 शेड्यूल अगेन ईजी है, आप लोग को याद होगा। 11 शेड्यूल में क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है 1992 में। ठीक है, इसमें पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की बात की गई है। 29 सब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया है जो कि पंचायत का फंक्शंस है। तो ये आपको नहीं देखना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत की बात की गई है वो 11 शेड्यूल में गिवन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज 12th शेड्यूल। अगेन ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आया था इन द सेम ईयर 1992। अब ये 1992 में आया एंड इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसपैलिटीज गिवन है। इसमें 18 सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि म्यूनिसपैलिटी के फंक्शंस हैं। तो आप याद रखिएगा, यहाँ 29 है, यहाँ 18 है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने का है नहीं। तो देखो 12th शेड्यूल हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ये आपको ईजिली समझ में आया होगा एंड ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए आप सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर हम आगे देखें तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, एक बार ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस लिस्ट में कवर होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट की थी तो मैं आपको आर्टिकल्स के बाद इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ाया, देन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट पढ़ाया, फिर शेड्यूल पढ़ाई। अब आप इस चीज़ को देखिए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जो मैं हमेशा पार्ट्स बोलती हूँ कि इस पार्ट में गिवन है ये चीज़, ये आर्टिकल है, ये सब्जेक्ट है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसको आप रिवीजन के लिए ज़रूर रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4A कंप्लीट कर लिया है, तो देखिए हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। यहाँ से ये चीज़ अब आपको ईजिली समझ में आने वाला है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ गिवन है एंड 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 51A तक मैं आपको पढ़ा दी हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा, जहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे एंड बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो सब देखेंगे। एंड वहाँ से सिलेक्टिव आर्टिकल्स हम लोग को पढ़ना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 51 तक तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद का सिलेक्टिव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करना है और यहाँ से आप रिवीजन कीजिएगा। इसके बाद फिर ठीक है, यहाँ पे तो इतना ही गिवन है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।